अब आ रही होगी बेटा, अब आ रही होगी वॉइस। सॉरी, बंद था और मुझे पता नहीं चला कि वॉइस आ रही है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। फिर से मैं बताना शुरू करती हूँ कि भारत को अपने 53वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल चुके हैं। भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत रहेंगे और जस्टिस BR गवई ये 52वें चीफ जस्टिस थे। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत 53वें CJI बने। इसके अलावा 53वें CJI बनने के बाद यहाँ पे हमें ध्यान रखना है इनका कार्यकाल। इनका कार्यकाल कितना लंबा रहेगा? इनका कार्यकाल 15 महीनों का रहने वाला है। और 15 महीने के कार्यकाल में देखते हैं कि क्या क्या करते हैं, क्योंकि किसी भी चीफ जस्टिस का कार्यकाल सबसे महत्वपूर्ण रूप से तब जाना जाता है कि उन्होंने क्या क्या लैंडमार्क केसेस दिए हैं। ठीक है, इसीलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जस्टिस सूर्यकांत के बाद कौन आएंगे? जस्टिस विक्रमनाथ आएंगे। और जस्टिस विक्रमनाथ के बाद जस्टिस BV नागरत्ना आएंगी, जो कि भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, क्योंकि सीनियरिटी के आधार पर होता है। ठीक है, हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? जल्दी से बताइए। मुख्य न्यायाधीश से संबंधित कुछ मुख्य तत्व देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश, भारत में सुप्रीम कोर्ट के बारे में और न्यायाधीशों के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 में बताया गया है। अनुच्छेद 124 में, ठीक है, अनुच्छेद 124 के तहत माना जाता है कि राष्ट्रपति चयन करते हैं CJI का। हालांकि CJI का चयन एक ज्ञापन के जरिए होता है, प्रक्रिया ज्ञापन नाम है इसका। ठीक है, प्रक्रिया ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। तो एक प्रक्रिया ज्ञापन या फिर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर महत्वपूर्ण है यहाँ पे समझना। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर MOP, इसके जरिए माना जाता है कि चीफ जस्टिस और न्यायाधीशों का सिलेक्शन किया जाता है। इसको 1999 में लागू किया गया था, तब से ये फॉलो होता है। इसके अकॉर्डिंग पता है क्या होता है? जो एक सिस्टम बना है वो फॉलो होता है। सबसे पहले विधि मंत्रालय जो आउटगोइंग CJI है, यानी कि अब जो खत्म होने वाला है जिनका कार्यकाल, तो आउटगोइंग CJI को ये एक लेटर लिखते हैं कि आप बताइए कि अगला जज कौन बनने वाला है। ठीक, अब कन्वेंशन के आधार पर, क्योंकि पहले ट्रेडिशंस फॉलो जो होते थे उसके आधार पर माना जाता है कि सबसे सीनियर जज जो होता है, एज या फिर आयु के ऊपर नहीं, सबसे सीनियर जिसके पास एक्सपीरियंस है, तो अनुभव के आधार पर सबसे सीनियर जज को सिलेक्ट किया जाता है कि ये अब आने वाले समय में CJI बनेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आउटगोइंग CJI लेटर लिखता है विधि मंत्रालय को। ये सबसे पहले विधि मंत्रालय से सिफारिश मांगते हैं, फिर ये लेटर लिखेंगे। अब जब विधि मंत्रालय के पास ये जाएगा, विधि मंत्रालय से फिर ये कहाँ जाएगा? विधि मंत्रालय से फिर ये सिफारिशें प्रधानमंत्री के पास जाती हैं और फिर प्रधानमंत्री के सिफारिश से ये राष्ट्रपति के पास जाता है और फिर राष्ट्रपति चयन करते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम, ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो हमारा जजेस केस था 1998 का जजेस केस था। कौन सा जजेस केस था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपको बताना है। जो बताएगा उसको टॉफी। तो जजेस केस था, कौन सा था ये बताना है आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, उसके द्वारा ये आया था कि किस तरह से हमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का चुनाव करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम इनके बारे में जाने तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, ये हमें पता है। और ये न्यायमूर्ति भूषण आर गवई के का स्थान ले रहे हैं, BR गवई, जस्टिस BR गवई। राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ कौन दिलाता है? ये राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रपति हमारे दिलाते हैं। दूसरी चीज, ये 14 महीने के कार्यकाल की सेवा करेंगे, जिसमें न्यायिक दक्षता और सभी अदालती स्तरों पर लंबित मामलों को कम करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, कमेंट थोड़ा बड़ा कर दीजिए। तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो वो सारी चीजें ध्यान रखनी है। UPPSC में जनरली पूछ लेता है। UPSC में तो चलो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि UPSC में हो सकता है ना पूछे, पर UPPSC में पूछ लेता है, तो उस पर ध्यान रखना है। जन्म इनका 10 फरवरी 1962 में हुआ था, पहली चीज।
दूसरा, हिसार में इनका जन्म हुआ था और हिसार में ही इन्होंने कानूनी प्रैक्टिस अपनी शुरू की थी। उसके बाद चंडीगढ़ में स्थानांतरित हो गए, जहां पे उन्होंने संवैधानिक और सिविल और सेवा मामलों को संभाला था। इसके अलावा हरियाणा के महाअधिवक्ता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और फिर 2001 में वरिष्ठ अधिवक्ता बन गए। वैसे तो इतना सीरियस इन्फिल्ट्रेशन नहीं करेगा यूपीपीएससी, पर फिर भी मैं बता देती हूँ, हो सकता है पूछ ले, अगर पूछ ले तो हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी इससे संबंधित प्रश्न के बारे में देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों को कम करना नए सीजेआई की घोषित प्राथमिकता में से एक है। मतलब वो चाह रहे हैं कि जो हमारे लंबित मामले हैं वो कम हो जाए। पेंडेंसी जो केसेस में सबसे मुख्य रूप से जो सबसे नीचे वाली पेंडेंसी है वो कम हो जाए, ठीक है। तो पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि पहले डीपीएसपी वगैरह से भी संबंधित ये प्रश्न पूछ सकता है, तो उसको भी ध्यान रखना है। एक मिनट, मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा कमेंट्स एनलार्ज करवा रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहा है एक्चुअली। मैम तुम लोग की बूढ़ी हो गई है ना, इससे दिखता नहीं इतना छोटा, तो थोड़ा कमेंट्स को बड़ा करवाते हैं फिर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को कानूनी सहायता सहित न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 124, इसी के तहत तो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात की गई है। अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 39A या फिर अनुच्छेद 226? जल्दी बताने की कोशिश करेंगे, देखते हैं किस किस बच्चे ने बताया करेक्ट आंसर। फटाक से बताइए सारे बच्चे, ठीक है। क्वेश्चंस आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहा है पर मैं बता रही हूँ, ठीक है। रजत ने दिया है, वेरी गुड। राकेश ने दिया है, हुसन तारा ने सही आंसर दिया है। हाय आरएन पंडित, कैसे हो आप? वेरी गुड, आंसर देते जाइए। अच्छा, मेरे दुश्मन बुढ़े हो, ठीक है भाई, हम ठीक है। हाँ, क्या करें, कभी कभी जबरदस्ती चेंज हो जाता है, चेंज करने ना चाहो तब भी। मैंने कुछ नहीं चेंज किया, मैं बिल्कुल बेलालच लड़की हूँ, मुझे लालच से आप नहीं चेंज करवा सकते कुछ। हाँ, मैं बूढ़ी हो गई, क्या करें। आरएन पंडित ने कहा बी, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर जाने तो सी है 39A। ये एक नीति निदेशक है, हमें पता है, डीपीएसपी है ये, और इसी के तहत कहा गया है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है या फिर सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी के पास भी पैसे या आर्थिक या सामाजिक पिछड़ापन होने के परिणाम स्वरूप वो ये ना कह सके कि हमको न्यायिक सहायता नहीं मिली है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसी वजह से 39A के तहत कहा गया है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण 1900 अधिनियम, प्राधिकरण अधिनियम कब का है ये? 1987 का। इसके परिणाम स्वरूप 1995 में एक निकाय बनाया गया इसी के नाम का, लीगल सर्विस अथॉरिटी, LSA। स्पेशली जो राष्ट्रीय स्तर पर बनती है उसको हम नालसा कहते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। फिर जो स्टेट आधार पर, राज्य के आधार पर बनती है उसे हम स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या सालसा कहते हैं। डांस करना शुरू कर दो। फिर DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये सब क्या है? ये सब वो प्राधिकरण है कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो वो निशुल्क, हाँ वेरी गुड, वो निशुल्क कानूनी सहायता ले सकता है। अब इसमें दो प्रकार के लोग हो सकते हैं, एक सामाजिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो सामाजिक एवं आर्थिक दोनों पिछड़े होते हैं। सामाजिक रूप से अगर आप देखेंगे तो कोई महिला, ST आदि सामाजिक रूप से अगर पिछड़ी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, PWD, जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांगजन, इनको भी रखा गया है। आर्थिक रूप से ये सब भी होते हैं और इंडस्ट्रियल वर्कर भी होते हैं, जो औद्योगिक श्रमिक होते हैं, इनको भी रखा गया है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्या वरिष्ठ नागरिक, जो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको रखा गया है क्या इसमें? ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है। अगर राज्यों के पास खुद का कानून है जो कह रहा है कि हाँ, सीनियर सिटीजन को भी कानूनी सहायता निशुल्क मिल सकती है, ठीक है, हाँ,
क्लास यूपीपीएससी कौन सी वाली, जो दोपहर में कल से है, दोपहर वाली 2:15 से 3:15 आपकी क्लास रहेगी, इनको मिलेगा कि नहीं? तो ये हाँ, आर्थिक और सामाजिक दोनों बताइए, सामाजिक है या आर्थिक है, ठीक है। तो अगर इनको मिलती है कि नहीं, ये राज्य के स्तर पर निर्भर करता है। अगर राज्यों के पास कानून है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो 39A यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम क्या बात करते हैं नेक्स्ट, चक्रवात पीना। हाँ, इसके बारे में बताया ना मैंने, क्या सही आंसर है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसे किसे दिया था ये आंसर और कौन नहीं दे पाया, जल्दी बताइए। 10 नवंबर वाली क्लास में, कौन सी 10 नवंबर? क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात फीना, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है। इसी से संबंधित चक्रवात फीना के बारे में हम बात करते हैं। पहले प्रश्न देखेंगे, चक्रवात फीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चक्रवात फीना ने अंतर्देशीय कमजोर होने से पहले श्रेणी 3 प्रणाली के रूप में जमीन पर दस्तक दी थी। डार्विन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चक्रवात प्रतिरोधी रनवे डिजाइन के कारण चक्रवात के दौरान पूरी तरह से चालू रहा। हजारों लोगों को प्रभावित करने वाला बड़ा पैमाने पर बिजली कटौती के बावजूद किसी को हताहत की सूचना नहीं है। जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। चक्रवात फानी या ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है बेटा, तो जल्दी आंसर देने की कोशिश करें ताकि हम लोग मजे कर सके पढ़ाई में। जल्दी बताओ। ठीक है, मस्ती टाइम। मस्ती टाइम कौन हो, एक बार बताओ अपना नाम। हाय रमन, कैसे हो? हाय हुसन तारा। चलो, ठाकुर क्वीन यूपीपीएससी, यही हो रहा है। योगेंद्र, रजत, रजत, रजत ने बताया, वेरी गुड। और बच्चे आंसर दें, सारे बच्चे करेक्ट आंसर देने का प्रयत्न करेंगे, कोई बच्चा गलत आंसर नहीं देगा। कल दिन में क्लास चलेगी, चलेगी कल 2:15 से 3:15 वाली क्लास आपकी रहेगी। कल दिन वाली क्लास रहेगी बेटा, ठीक है। कल दिन वाली आपकी क्लास रहेगी बेटा, डरना नहीं है। आंसर दे दिया सबने? चलो, सैफुल्ला ने भी आंसर दिया, आर्यन पंडित ने आंसर दिया, हुसन तारा ने दिया। कल है क्लास यूपीपीएससी वाले बैच में, कल 2:15 से 3:15 क्लास रहेगी। तान्या ने दिया आंसर, धनंजय ने दिया आंसर, राकेश, दुर्गा महतो ने दिया। सारे बच्चे आंसर दो भाई। आर्यन पंडित, ये क्लास शाम को 7 से 8 हो रही है बेटा, 7 से 8। बताइए जल्दी। जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। चलो अब देखते हैं इससे संबंधित चक्रवात फियोना या चक्रवात फीना के नाम पे जो ये चक्रवात चल रहा है, फियोना चक्रवाती तूफान। ये फियोना या इसे ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में दस्तक दी है, जिससे राजधानी डार्विन पर श्रेणी 3 की तीव्रता का असर पड़ा है। इससे पहले डोमिनिकन रिपब्लिक पे भी ये ध्यान, माफ कीजिएगा, जिस प्रकार से ये चल रहा है, ऊपर वाले जितने क्षेत्र हैं उनको भी ये प्रभावित करता चला जा रहा है। यहाँ कौन कौन से क्षेत्र हैं आप बताएंगे? ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, ये कौन से क्षेत्र हैं, कौन बताएगा? ये दोनों कौन से क्षेत्र हैं? यहां तक भी, यहां तक भी ये सारे कैटेगरी 3, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 साइक्लोन बने थे। और ये ऑस्ट्रेलिया पर जिस प्रकार से इसने इसके डार्विन को प्रभावित किया है, ये चक्रवात 3 की श्रेणी में इससे प्रभावित किया है। तो चक्रवात 3 यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ओशियानिया में कौन से 2 कंट्रीज हैं, जल्दी बताओ। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसे 205 किलोमीटर तक की तेज हवाएं चली हैं, जिससे प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, पेड़ उखड़ गए और कई सड़कों पर पानी भी भर गया। इसके अलावा लगभग 19,000 लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। हालांकि किसी के घायल होने की अभी तक खबर नहीं आई है। अधिकारियों ने बिजली की लाइनों और मलबे के खतरों के कारण निवासियों के घर को अंदर कर दिया है। और महत्वपूर्ण रूप से जो चक्रवात है, ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। 2 प्रकार के चक्रवात होते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवात। तो अभी हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में चर्चा करते हैं। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात,
उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से 5 से 30 डिग्री नॉर्थ और 5 से 30 डिग्री साउथ के मध्य आते हैं। ये क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का, और हर क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। बनने के लिए चक्रवात को किस किस चीज की जरूरत होती है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ से लेके 30 डिग्री साउथ, इसके मध्य आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। इनका अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास अगर ये आए हैं तो इनको विली विली कहते हैं, विली विली। अगर ये भारत के पास आए हैं तो इनको बस चक्रवात कहेंगे। इसके बाद अगर यहाँ आए हैं प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में तो इनको टाइफून या फिर टाइफू कहेंगे, ठीक। और अगर इस क्षेत्र में आए हैं तो इनको हरिकेन कहेंगे। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये एक अति तीव्र पवन प्रणाली है, अति तीव्र अंदर की ओर घूमने वाली पवन प्रणाली है, ठीक है। अंदर की ओर घूमती है, अंदर की ओर घूर्णन करने वाली पवन प्रणाली है, पहली चीज। और बीच का जो क्षेत्र है इसका, ये निम्न दाब का होता है। कहां बनती है? किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां पे भरपूर जल समृद्धि हो और उसका तापमान बहुत उच्च हो, ठीक है। जब ऐसा होता है तो बीच में एक निम्न दाब बनता है, मतलब एक किसी क्षेत्र में जब निम्न दाब बनता है तो इसको हम चक्रवात की आई कहते हैं, ठीक। यहाँ निम्न दबाव बना, हमें पता है पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आएगी और अंदर की ओर ये घूमने लगती है। जब ये अंदर की ओर घूमने लगती है और इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है तो ये क्या बन जाती है? ये एक तीव्र पवन प्रणाली या फिर चक्रवात बनती है। चक्रवात के बनने के लिए बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है आपको। क्या क्या कंडीशन होती है जिसमें चक्रवात बनता है? तो चक्रवात के निर्माण के आधार देखिए, जल्दी जल्दी आप लोग भी बताएंगे कि चक्रवात के बनने के क्या आधार है। ये निर्माण बोर्ड है भाई, निर्माण के आधार। सबसे पहला आधार क्या है? सबसे पहला आधार है कि इसको जल का एक व्यापक क्षेत्र चाहिए। पहली चीज, व्यापक क्षेत्र हमें पता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हमेशा आपको समुद्र में ही मिलेगा। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा समुद्र में ही बनते हैं। ये सदैव या हमेशा समुद्री सतह पर ही निर्मित होते हैं, ठीक। समुद्री सतह पर ही निर्मित होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसको ईंधन जो होता है ना, चक्रवात को ईंधन छुपी हुई ऊष्मा से मिलता है। छुपी हुई ऊष्मा क्या होती है? छुपी हुई ऊष्मा वो होती है कि तापमान बढ़ नहीं रहा है पर जो फॉर्म है किसी भी मैटर का वो चेंज हो रहा है। जैसे कि जल का तापमान भले ही स्थिर है फिर भी लगातार वाष्पीकरण हो रहा है, तो वो वाष्पीकरण छुपी हुई ऊष्मा के परिणाम स्वरूप हो रहा है। जैसे कि आप क्या करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए चाय चढ़ाते हैं और पानी बहुत ज्यादा उबलने लगता है। एक समय के बाद भले ही आप गैस छोड़ के चले गए हो, आपने तापमान नहीं बढ़ाया हो, फिर भी पानी उबल उबल के क्या करता है, अपने आप को पूरी तरह से खत्म कर लेता है और आपका जो भगोना है वो जल जाता है। तो वो छुपी हुई ऊष्मा के परिणाम स्वरूप हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से हमेशा समुद्री सतह पर ही निर्मित होता है। इसके अलावा इसको तापमान कितना चाहिए होता है? तापमान मुख्य रूप से इसको 27 डिग्री सेल्सियस मिनिमम चाहिए और उससे अबव, ठीक। इसके अलावा एक निम्न दाब का निर्माण होना जरूरी है। निम्न दाब के साथ इसको कोरियोलिस बल भी चाहिए। कोरियोलिस बल ही इसको चलाता है, इसका चालक कोरियोलिस बल है। कोरियोलिस बल अगर नहीं होगा तो ये चल नहीं पाएगा। इसी वजह से 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में ये एब्सेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच कोरियोलिस बल का प्रस्तुति नहीं होती है। इसी परिणाम स्वरूप यहाँ पे नहीं बन पाते हैं चक्रवात, ठीक है। और इसके अलावा जो ऊर्ध्वाधर पवन प्रणाली है वो भी, उसमें भी एक्सचेंज बहुत नहीं होना चाहिए। तो वर्टिकल विंड शेयर एब्सेंट होना चाहिए या फिर ऊर्ध्वाधर
पवन मिश्रण कब होना चाहिए, तभी बन पाएगा। ठीक है, तो इतने सारे कारक होते हैं। भारत में अगर हम बात करें भारत के क्षेत्र में, तो भारत में चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ ज्यादातर आते हैं? भारत के क्षेत्र में मुख्य रूप से चक्रवात इसके पूर्वी क्षेत्र को इफेक्ट करते हैं, है ना। पूर्वी प्रणाली हमारी ज्यादा इफेक्ट होती है इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सबसे ज्यादा मुख्य रूप से ओडिशा ही परेशान रहता है चक्रवातों से। ठीक है, तो चक्रवात एक प्रकार की तीव्र वायु प्रणाली है। हाँ, व्यापारिक पवनें भी बहुत जरूरी होती है। आगे देखते हैं इसके बारे में। देखो, एक समन्वित आपातकालीन प्रक्रिया तैनात की गई थी ऑस्ट्रेलिया में। इसमें बिजली बहाली टीम शामिल थी, बुनियादी ढांचे के नुकसान का सर्वेक्षण किया गया था और डार्विन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। खुला नहीं था, वो चल नहीं रहा था। ठीक है, इसके अलावा मौसम विज्ञान ब्यूरो ने बताया कि चक्रवात अंतर्देशीय रूप से कमजोर हो गया है। लैंडफॉल जब होता है, लैंडफॉल क्या होता है? लैंडफॉल यानी कि जैसे ही चक्रवात समुद्र से कहा जाएगा, ये किसी भूमि की ओर जाएगा। भूमि की ओर क्यों चलता है? चक्रवात जब कोरियोलिस बल की पकड़ पा जाता है, तो ये कोरियोलिस बल हमें सबसे ज्यादा मजबूत कहाँ मिलता है? ध्रुवों पर मिलता है, क्योंकि ध्रुवों पर मजबूत होता है, इसीलिए चक्रवात वहां जाना चाहता है। प्लस इस क्षेत्र में इसको व्यापारिक पवनें मिलती हैं, जो पूर्वा व्यापारिक पवनें होती हैं वो चलती हैं। व्यापारिक पवनों के परिणाम स्वरूप ये पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ जाने लगता है। उत्तर पश्चिम की तरफ इसके पास भूमि बहुत है। भूमि बहुत होने के परिणाम स्वरूप यहाँ भूमि से जैसे ही भिड़ता है, इसको नमी मिलनी बंद हो जाती है और छुपी हुई ऊष्मा इसके ईंधन के तौर पे काम करना खत्म कर देती है, जिसकी वजह से लैंडफॉल करता है। ठीक है, इसके अलावा कई स्थानीय लोगों के लिए इस घटना ने चक्रवाती ट्रेसी 1974 को याद किया और इस यादों को प्रतिध्वनित किया। ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में सबसे खराब प्राकृतिक आपदाओं में से एक रहा है, हालांकि फियोना या फीना की तुलनात्मक रूप से कम विनाश इसने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस हिसाब से प्रश्न देखेंगे तो चक्रवात फियोना या फीना ने अंतर्देशीय कमजोर होने से पहले श्रेणी 3 प्रणाली के रूप में जमीन पर दस्तक दी। यह बिल्कुल सही है। डार्विन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चक्रवात प्रतिरोधी रनवे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हजारों लोगों को प्रभावित करने वाले बड़े पैमाने पर बिजली कटौती के बावजूद अभी तक हताहत की सूचना नहीं आई है। हाँ, वेरी गुड। चलो, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, सेकंड करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अब सच सच बताना, किसने किसने ऑप्शन बी दिया था? जल्दी से बताओ, जल्दी बताइए करेक्ट आंसर। किसने किसने बी दिया था? जिसने जिसने बी दिया था बढ़िया, जो नहीं दे पाया पिटाई लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं। मलेशिया की नई डिजिटल विनियमन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है, यह नीति 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं को देश भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से रोकती है। पहली चीज दिया तभी तुम लोगों ने, वेरी गुड हरविंद्र। नेक्स्ट, विनियमन के लिए लाइसेंसिंग जनादेश शामिल है, जिसमें अधिकारियों के साथ औपचारिक रूप से पंजीकरण करने के लिए एक विशिष्ट उपयोगकर्ता सीमा से अधिक प्लेटफॉर्मों की आवश्यकता होती है। दूसरा ये कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि आयु प्रतिबंध ढांचा पूरी तरह से यूरोपीय संघ डिजिटल सेवा अधिनियम मानकों पर आधारित है। तो देखिए किसने किसने दिया था? वेरी गुड, रजत ने दिया था। इसका आंसर बताओ। हरविंद्र ने दिया है बी आंसर, दुर्गा महतो ने दिया है बी, राकेश कह रहे हैं बी, माही कह रही हैं बी, पुष्पा कह रहे हैं बी, हुसनतारा कह रहे हैं बी, हाय कुलजीत गुड इवनिंग, पीहू कह रही है बी, बाकी बच्चे, सुनील ने भी कहा बी और राकेश कह रहे हैं ए इसका। चलो, हुसनतारा, राकेश, रजत सबने कहा है ए। बाकी बच्चे भी बताइए, वेट कर रहे हैं। जो बच्चे इसको बाद में देख रहे हैं, आप लोग भी आया करिए ऑफलाइन, और माफ कीजिएगा ऑनलाइन। ए ज्यादातर बच्चों ने ए कहा है। चलो, ये हम बात क्यों कर रहे हैं? हाल ही में मलेशिया ने कहा है कि मलेशिया कहाँ है? पहली बात तो मलेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया का एक भाग है, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं। ये 2 द्वीपों में बटा हुआ है, एक तो बोर्नियो में बटा हुआ है और एक मलायन प्रायद्वीप में बटा है। तो ये मलेशिया जो देश है, याद रखना है, 2 क्षेत्रों में है। एक मलायन प्रायद्वीप, ठीक, मलायन प्रायद्वीप में ये मलेशिया, ये छोटा सा आप देख रहे हैं सिंगापुर है, और इसकी राजधानी जो मलेशिया की कुआलालंपुर में है वो मलायन प्रायद्वीप में है। ठीक, याद रखिएगा। दूसरा कहाँ है? दूसरा बोर्नियो में है। बोर्नियो का ये जो द्वीप है, बोर्नियो में 3 देश हैं। एक तो इंडोनेशिया है, मलेशिया है और ये ब्रूने भी है, तो 3 देश है। तो मलेशिया, ये
दक्षिण पूर्व एशिया का भाग है, ठीक, जो कि दो भागों में है ये देश, एक मलायन प्रायद्वीप में और दूसरा ये बोर्नियो में है, बोर्नियो। मलायन प्रायद्वीप में इसकी राजधानी भी है कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर याद रखना। और दूसरा बोर्नियो में 3 है ना, एक तो मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रूनेई, ठीक, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रूनेई, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो इससे संबंधित हमें जो प्रश्न मिल सकते हैं, हाल ही में इसने 16 साल और 16 साल से कम बच्चों के लिए ऑफलाइन कहाँ है मैम, इतना रात को मत आओ रे, मैं बोल रही थी कि बाकी बच्चों के लिए बदतमीज कही गई, ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि मलेशिया क्यों न्यूज में है, क्योंकि इसने 16 साल और 16 वर्ष की आयु से जो कम बच्चे हैं उनके लिए प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है। मलेशिया अगले साल से सोशल मीडिया पर उम्र की पाबंदी लागू करेगा, जिससे 16 साल से कम उम्र के यूजर सोशल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा और भी है, एक देश है जिसने सबसे पहले ऐसा प्रतिबंध लागू किया था, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई और ऐसा देश है क्या जिसने ऐसा प्रतिबंध लगाया है सोशल मीडिया का, ठीक है। तो अगले साल से ये नीति नाबालिगों के बीच जो साइबर बुलिंग बढ़ रही है, छोटे छोटे बच्चे इनके ऊपर बुलिंग हो रही है, इनको इनसिक्योर किया जा रहा है, ऑनलाइन घोटाले, यौन शोषण और मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जो चिंताएं हैं वो बढ़ रही हैं, इस वजह से मलेशिया ऐसा कर रहा है। अभी तक भारत में ऐसी कोई भी चीज नहीं है। संचार मंत्री ने पुष्टि की है कि मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय नियामक मॉडल विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के आयु प्रतिबंध प्रवर्तन क्षेत्र तंत्र की जांच कर रहा है, क्योंकि यही सबसे पहली कंट्री है जिसने बैन कर दिया था सीधे। इसने रेगुलेशन भी नहीं लगाया था, नियमन भी नहीं लगाया था, इसने सीधे बैन ही कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। तो मलेशिया भी उसी प्रकार से करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया कम उम्र के अकाउंट्स को बंद करना शुरू कर देगा, वैश्विक रुझान यही है। फ्रांस, स्पेन, इटली, डेनमार्क और ग्रीस संयुक्त रूप से सामाजिक प्लेटफॉर्मों के लिए आयु सत्यापन मानकों का परीक्षण भी कर रहे हैं। भारत में ऐसा कोई भी अभी प्रावधान नहीं है, तो ये शर्म की बात है। तो कौन कौन से देश हैं ये पूछा जा सकता है जिन्होंने प्रतिबंध लगाने की बात की है कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को। एक ऑस्ट्रेलिया है जो सबसे पहला था, फिर मलेशिया है, इसके अलावा फ्रांस, स्पेन, इटली, डेनमार्क और ग्रीस भी संयुक्त रूप से ये कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मलेशिया ने ऑनलाइन जुए, गलत सूचना और संवेदनशील जातीय एवं धार्मिक सामग्री से जुड़े पोस्ट में बढ़ते मामलों के कारण डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर निगरानी का विस्तार किया है, ठीक है। तो जितना ये सब बढ़ेगा, बच्चों को हमें संरक्षित करना है, इन सारी चीजों से बच्चों को सुरक्षित करना है, जिस वजह से हम ऐसा कार्य करना चाह रहे हैं भारत में, पर हो नहीं पा रहा है, तो मलेशिया के ऊपर देखना पड़ेगा। जनवरी में शुरू की गई एक लाइसेंसिंग आवश्यकता के अनुसार 8 मिलियन से अधिक मलेशियाई उपयोगकर्ता वाले किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को कानूनी रूप से संचालित करने के लिए अधिकारियों के साथ पंजीकरण कराना होगा। यानी कि जब कोई 8 मिलियन से अधिक अगर मलेशिया उपभोक्ता है किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के, मान लो कोई भी XYZ कंपनी है, ठीक, XYZ कंपनी यहाँ मलेशिया में काम करना चाहती है और इस मलेशिया में वो मतलब मलेशिया में काम करते करते उसने देखा कि 8 मिलियन से ज्यादा यूजर्स आ गए। अब इनको पंजीकरण वहां कराना होगा ताकि नियम कानून लागू हो सके उस पर। यह कदम बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, प्लेटफॉर्म जवाबदेही एवं नियामक अनुपालन ढांचे की ओर एक व्यापक वैश्विक धक्का के अनुरूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप कर लोगे। यह नीति 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं को देश भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से रोकती है। बिल्कुल। विनियमन में एक लाइसेंसिंग जनादेश शामिल है जिसमें अधिकारियों के साथ साथ औपचारिक रूप से पंजीकरण के लिए एक विशिष्ट उपयोगकर्ता सीमा के से अधिक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। जी हाँ, 8 मिलियन से अधिक। इसके अलावा आयु प्रतिबंध ढांचा पूरी तरह से यूरोपीय डिजिटल सेवा अधिनियम मानकों पर आधारित है। नहीं, यह ऑस्ट्रेलिया के प्रतिबंध कानून पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया प्रतिबंध
कानून पर आधारित है। तो इसकी वजह से क्या है, करेक्ट आंसर है ना बेटा। क्या 1 और 2 सही है, पर तीसरा सही नहीं है, केवल एक ए सही है। तो किसने किसने ए दिया है, चलो रजत ने दिया, वेरी गुड। दुर्गा ने दिया, आर्यन पंडित, राकेश, हुसनतारा, हो गया। दुर्गा, हरविंद्र, बहुत बढ़िया। अरे सही आंसर दो। एन के साहनी ने भी सही आंसर दिया, राकेश ने दिया, उत्कर्ष, अरे नहीं ये यूपीपीएससी के लिए अलग है ना। दुर्गा, हरविंद्र, इंडिविजुअलिस्टिक, माही गुप्ता, पुष्पा, हुसनतारा, चलो अब सही है। उत्कर्ष ने सही दिया। उसके बाद मैम आप बहुत अच्छी हैं, ऐसा सर कहते हैं, अच्छा पता नहीं कौन सर, बट मैं तो अच्छी हूँ, मैं जानती हूँ, थैंक्स। पीहू ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। नहीं आज रात भर क्लास नहीं देंगे। ये कौन से चैनल पे चालू है, तुम लोग कौन से चैनल पे देख रहे हो, हमको डराओ मत। कौन से चैनल पे, यूपीपीएससी का है बेटा, हम लोग गलत चैनल पे आ गए हैं क्या। एक मिनट बेटा मुझे चेक करने दो। केजीएस आईएएस पे क्यों आ गया है। What? एक मिनट, नो नो, एक मिनट। गॉड गाइस ये आईएएस के चैनल पे क्यों चल रहा है, कुछ गलतियां हो गई हैं हम लोगों से, तो अभी अभी हम खत्म कर रहे हैं, ये कल आना, ठीक है। इसके लिए सॉरी। यहां तक मैंने पढ़ा दिया, 3 न्यूज आप लोगों ने पढ़ ली। डैम, चलो मैं खत्म कर रही हूँ इसको, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर।